तो अब तारीख है 1 फरवरी 2026 और हमारा सामने जो रिपोर्ट्स हैं वो किसी एक दिन की कहानी नहीं कह रही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी दुनिया की तस्वीर दिखा रही हैं जो बहुत तेजी से बदल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे 20वीं सदी की सारी पुरानी प्लेबुक उसे उठाकर फेंक दिया गया है। हाँ। एक तरफ अमेरिका की लीडरशिप में एक नया ताकतवर ग्लोबल क्लब बन रहा है, नाम है बोर्ड ऑफ पीस। और दूसरी तरफ भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर आज अपना एक ऐतिहासिक संडे बजट पेश करने जा रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ, जहाँ एक तरफ संयुक्त राष्ट्र जैसी पुरानी संस्थाएं कमजोर पड़ रही हैं, वहीं भारत जैसी उभरती ताकतें हैं जो सिर्फ आर्थिक तौर पर ही नहीं, बिल्कुल, वो सामाजिक और तकनीकी तौर पर भी अपना एक अलग रास्ता बना रही हैं। आज हम इसी टकराव और नए बनते संतुलन को जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस बोर्ड ऑफ पीस से ही शुरू करते हैं। नाम तो बड़ा अच्छा है, शांति का बोर्ड। हाँ, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो जानकारी हमारे पास है वो बताती है कि ये उतना सीधा साधा मामला नहीं है। मतलब अगर संयुक्त राष्ट्र एक ग्लोबल संसद की तरह है तो ये बोर्ड एक प्राइवेट क्लब जैसा है। ये एनालॉजी बिल्कुल सही बैठती है। इसकी शुरुआत तो हुई थी गाजा में सीज फायर की निगरानी के लिए, लेकिन ये बहुत तेजी से एक परमानेंट ग्लोबल बॉडी बन गई है जिसका काम दुनिया भर के झगड़ों में बीच बचाव करना है। सही, और इसकी बनावट ही इसे सबसे अलग और विवादास्पद बनाती है। यहाँ UN या G7 की तरह सबकी सहमति से फैसले नहीं होते। तो फिर कैसे होते हैं? सारी ताकत चेयरमैन के हाथ में है, जो फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, और इसके फाउंडिंग डॉक्यूमेंट में लिखा है कि ये पद जीवन भर के लिए है। क्या? जीवन भर के लिए? ये तो किसी तानाशाही जैसा लग रहा है। मतलब चेयरमैन के पास वीटो पावर से लेकर नए सदस्यों को शामिल करने तक का एक तरफा अधिकार है। और आपने जो प्राइवेट क्लब वाली बात कही जी, वो भी सच है। रिपोर्ट्स इसे पे टू प्ले मॉडल कह रही हैं। परमानेंट मेंबर बनने के लिए देशों को $1 अरब की एंट्री फीस देनी होगी। और कई देश दे भी चुके हैं। सऊदी अरब, UAE, मिस्र, तुर्की समेत 26 देश इसका हिस्सा बन गए हैं। लेकिन यहाँ ये देखना ज्यादा जरूरी है कि कौन इसका हिस्सा नहीं बना है। बिल्कुल, यूरोपियन यूनियन और G7 के बड़े देश फ्रांस, जर्मनी, UK सबने साफ इनकार कर दिया है। उन्हें ताकत के इसी केंद्रीकरण से डर है। हाँ, और यहाँ तक कि ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य भारत और ब्राजील भी अमेरिकी ट्रेड टैरिफ की वजह से इससे दूरी बनाए हुए हैं। तो ये बोर्ड दुनिया को जोड़ने की बजाय शायद एक नई खाई खोद रहा है। सही कहा, एक नई खाई। और विडंबना तो देखिए, जिस गाजा के लिए बोर्ड बनाया गया वहां जमीनी हकीकत क्या है। पिछले 24 घंटों में ही इजरायली हमलों में कम से कम 31 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। जी, और इनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। और ये हमले रफाई बॉर्डर क्रॉसिंग के खुलने से ठीक पहले हुए। तो एक तरफ ऊंचे लेवल पर शांति की बातें और दूसरी तरफ जमीन पर हिंसा जारी है। बिल्कुल, और इसी इलाके में एक और तनाव उबल रहा है, अमेरिका और ईरान के बीच। अमेरिका ने अपनी नेवी की भारी तैनाती कर रखी है, बातचीत के लिए दबाव बनाने की कोशिश। हाँ, ईरानी अधिकारी कह तो रहे हैं कि कुछ प्रगति हुई है, लेकिन उनकी सेना भी हाई अलर्ट पर है। कल बंदर अब्बास पोर्ट पर एक बड़ा धमाका भी हुआ। अच्छा, हमला था क्या? पहले यही लगा, लेकिन बाद में अधिकारियों ने कहा कि ये गैस लीक थी। पर माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। तो एक तरफ ये वैश्विक शक्ति का नया सेंट्रलाइज्ड मॉडल है और दूसरी तरफ भारत की कहानी है जो बिल्कुल अलग रास्ते पे चल रही है। हाँ, ये खबर तो बड़ी है कि जनवरी 2026 में भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। GDP लगभग $4.18 ट्रिलियन। जी, लेकिन ये सिर्फ एक रैंकिंग का बदलाव नहीं है ना? वहीं इसका सीधा मतलब है कि दुनिया की आर्थिक शक्ति का केंद्र अब पश्चिम से पूर्व की ओर और तेजी से खिसक रहा है। ये वो बदलाव है जिसके बारे में दशकों से बात हो रही थी और अब ये हकीकत बन चुका है। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे मजबूत घरेलू मांग है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का भारी खर्च है, और चीन पर जो सप्लाई चेन की निर्भरता थी उससे दुनिया को एक विकल्प देना। बिल्कुल, भारत की ये रणनीतिक कोशिश। इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े भी तो यही कहानी कह रहे हैं। इस साल विकास दर 7.4% रहने का अनुमान है और अगले साल के लिए 6.8% से 7.2% का। ये उस दुनिया में हो रहा है जहां बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी से जूझ रही हैं। बैंकिंग सेक्टर की रिकवरी भी कमाल की है। बैंकों का फंसा हुआ कर्ज, जिसे ग्रॉस NPA कहते हैं, हाँ, वो एक दशक के सबसे निचले स्तर 2.1% पर आ गया है। हाँ,
और इसका श्रेय उन नए सख्त कानूनों को जाता है जो अब बैंकों को बड़े डिफॉल्टरों से पैसा वसूलने में पहले से कहीं ज्यादा ताकत देते हैं। मतलब अब पैसा डुबाकर भाग जाना उतना आसान नहीं रहा। बिल्कुल। इसी मजबूत आर्थिक बुनियाद पर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 9वां बजट पेश कर रही हैं, और वो भी रविवार को, भारत के इतिहास में पहली बार। हाँ, ताकि सोमवार को बाजार खुलने से पहले अटकलों को रोका जा सके। और इस बजट से उम्मीदें क्या हैं? हमारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसका मुख्य फोकस एक टैरिफ प्रूफ रोड मैप बनाना है। जी। ये टैरिफ प्रूफ सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है अर्थव्यवस्था को इस तरह से मजबूत करना कि अगर अमेरिका या कोई और देश भारतीय सामान पर भारी टैक्स यानी टैरिफ लगा भी दे तो भी हमारी अर्थव्यवस्था पर ज्यादा असर न पड़े। सही। ये आत्मनिर्भरता की तरफ एक बड़ा कदम है। इसके लिए घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना होगा, नए बाजारों की तलाश करनी होगी, और दूसरा बड़ा फोकस 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए इनकम टैक्स एक्ट पर है। हाँ, सुनने में आ रहा है कि मध्यम वर्ग को बढ़ती महंगाई से कुछ राहत देने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 7,500 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। जी। और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च, जिसे कैपेक्स कहते हैं, उसे 11.11 लाख करोड़ के पिछले आंकड़े से भी आगे ले जाने का लक्ष्य है। और जनवरी के जीएसटी कलेक्शन के मजबूत आंकड़े भी सरकार को ये हिम्मत दे रहे हैं, 1.93 लाख करोड़ रुपए। अरे वाह! इससे सरकार के पास सामाजिक योजनाओं पर खर्च करने की गुंजाइश बढ़ जाती है। लेकिन भारत में जो बदलाव हो रहे हैं वो सिर्फ आर्थिक नहीं है। हाँ, कानूनी और सामाजिक स्तर पर भी बहुत कुछ बदल रहा है, जो शायद इन आर्थिक बदलावों से भी ज्यादा गहरा असर डालेगा। आप सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले की बात कर रही है ना, डॉक्टर जया ठाकुर बनाम भारत सरकार मामले में। जी। अदालत ने माहवारी से जुड़े स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत ही बड़ी बात है। कोर्ट ने साफ कहा कि जैविक हकीकतों को सामाजिक भेदभाव का आधार नहीं बनाया जा सकता। और ये सिर्फ बातें नहीं है, इसे लागू करने के लिए ठोस निर्देश भी दिए गए हैं। बिल्कुल। स्कूलों में लड़के लड़कियों के लिए अलग साफ सुथरे टॉयलेट बनाने होंगे, क्लास 6 से 12 तक की छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने होंगे, और पालन न करने वाले प्राइवेट स्कूलों की मान्यता भी रद्द हो सकती है। जी। ये एक ऐतिहासिक फैसला है, लेकिन यहाँ एक चुनौती भी तो है। कई आलोचक पूछते हैं कि क्या सिर्फ कानून बनाने से जमीनी हकीकत बदलेगी? ये सवाल बिल्कुल जायज है, और शायद इसी संतुलन को दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक और मामले में थोड़ी सावधानी बरती है। अच्छा, कौन सा मामला? उन्होंने उच्च शिक्षा में जाति आधारित भेदभाव से जुड़े यूजीसी के 2026 के नए नियमों पर रोक लगा दी है। कोर्ट को ये नियम अस्पष्ट और विभाजनकारी लगे। मतलब? अदालत का मानना था कि ये नियम कुछ छात्रों को सुरक्षा के दायरे से बाहर रख रहे हैं, जो ठीक नहीं। तो फिलहाल पुराने नियम ही लागू रहेंगे, जब तक एक एक्सपर्ट कमेटी इसकी समीक्षा नहीं कर लेती। हाँ, ये दिखाता है कि न्यायपालिका सामाजिक सुधारों को लेकर कितनी सतर्क है। तो एक तरफ भारत अपने अंदरूनी ढांचे को मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसके पड़ोस में सुरक्षा का ढांचा बिखरता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं, हाँ, वो काफी चिंताजनक है। पिछले 24 घंटों में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने एक बहुत बड़ा और पूरी प्लानिंग के साथ किया गया हमला किया है। इसे वो ऑपरेशन हीरो फेज 2 कह रहे हैं। जी। बलूचिस्तान के कई जिलों में सुरक्षा बलों को एक साथ निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 80 के करीब पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। 80? हाँ, ये सिर्फ एक हमला नहीं है, ये BLA की बढ़ती हुई ताकत और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कमजोरियों का सबूत है। और एक पुराना संघर्ष है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, रूस यूक्रेन युद्ध। आज युद्ध का 1438वां दिन है। यहाँ से कुछ मिली-जुली खबरें हैं। अमेरिकी दूत ने बातचीत को सार्थक बताया है, जिससे किसी छोटे-मोटे सीज फायर की उम्मीद जगी है। लेकिन जमीन पर हालत अब भी बहुत खराब है। रूस के मिसाइल हमले जारी हैं, और कड़ाके की ठंड के बीच कीव और पड़ोसी देश मोल्दोवा में बिजली गुल है। ये दिखाता है कि बोर्ड ऑफ पीस जैसे नए मॉडल भले ही बन रहे हों, लेकिन पुराने संघर्षों को सुलझाना अब भी उतना ही मुश्किल है। बिल्कुल। शायद इसीलिए कुछ लोग धरती की इन उलझनों से ऊपर अंतरिक्ष में भविष्य देख रहे हैं। हाँ, धरती पर चल रहे इन संघर्षों से परे अंतरिक्ष में एक नई दुनिया बस रही है। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन। 50 साल में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को चांद के चारों ओर भेजने की तैयारी। और अब मकसद सिर्फ झंडा गाड़ना नहीं है, बल्कि चांद पर एक स्थायी मानव उपस्थिति बनाना है, ताकि इसे मंगल मिशन के लिए एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया जा सके। और हेवन 1 और एक्सियम जैसे प्राइवेट स्पेस स्टेशंस भी तो शुरू होने वाले हैं। जी,
लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो है अंतरिक्ष में हो रहे मेडिकल चमत्कार। अच्छा। यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग का त्रिवेदी इंस्टीट्यूट अंतरिक्ष में शरीर में होने वाले बदलावों का अध्ययन कर रहा है ताकि धरती पर कैंसर और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का इलाज खोजा जा सके। एक मिनट, ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। क्या हम सच में अंतरिक्ष में इंसानी अंगों को 3D प्रिंट करने की बात कर रहे हैं? ये अब सिर्फ थ्योरी नहीं है। माइक्रोग्रेविटी यानी शून्य गुरुत्वाकर्षण में ऐसी चीजें संभव हैं जो धरती पर नहीं हो सकती। जैसे कि? वहाँ हाई प्योरिटी क्रिस्टल बनाए जा रहे हैं जो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में क्रांति ला सकते हैं, और 3D बायोप्रिंटिंग से इंसानी ऊतक बनाने के प्रयोग भी एडवांस स्टेज में हैं। मतलब लो अर्थ ऑर्बिट अब सिर्फ खोज के लिए नहीं बल्कि दवा और इंडस्ट्री के लिए एक जरूरी प्लेटफॉर्म बन रहा है। सही। और भारत भी इस रेस में पीछे नहीं है, खासकर जमीनी इंफ्रास्ट्रक्चर में। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता 254 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो दुनिया में चौथी सबसे ज्यादा है। मतलब देश की 50% से ज्यादा बिजली अब कोयले जैसे पारंपरिक स्रोतों से नहीं आ रही। और एक बहुत बड़ा इनोवेशन है बायोबिटुमेन का कमर्शियल उत्पादन। हाँ, भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ये सड़कों को बनाने में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोलियम आधारित बिटुमेन का एक टिकाऊ विकल्प है, जो कृषि के कचरे से बनता है। मतलब आने वाले समय में हमारी गाड़ियां जिन सड़कों पर चलेंगी वो खेती के कचरे से बनी हो सकती हैं। बिल्कुल। ये तो कमाल का इनोवेशन है। और भारतीय रेलवे ने भी जंगली जानवरों को बचाने के लिए पटरियों पर AI आधारित सिस्टम लगाया है। हर तरफ तकनीक का इस्तेमाल दिख रहा है। एक तरफ अर्थव्यवस्था और तकनीक की ये बड़ी बड़ी बातें हैं, और दूसरी तरफ है इंसानी जज्बा, जो आज मेलबर्न के रॉड लेवर एरिना में अपने चरम पर है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का फाइनल, नोवाक जोकोविच बनाम कार्लोस अल्काराज। ये सिर्फ एक टेनिस मैच नहीं है, ये पीढ़ियों की लड़ाई है। एक तरफ 38 साल के जोकोविच हैं जो अपने रिकॉर्ड 25वें ग्रैंड स्लैम के लिए खेल रहे हैं, और दूसरी तरफ 22 साल के अल्काराज जो करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बनना चाहते हैं। इस मैच का नतीजा सबसे महान खिलाड़ी की बहस पर शायद हमेशा के लिए मोहर लगा सकता है। सही कहा। और खेल के साथ साथ संगीत की दुनिया में भी आज बड़ा दिन है। लॉस एंजल्स में 68th ग्रैमी अवार्ड्स हो रहे हैं, और हमारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस बार दक्षिण एशियाई संगीतकारों की एक मजबूत मौजूदगी है। अनुष्का शंकर को 2 नॉमिनेशन मिले हैं जी, और जाकिर हुसैन का लेजेंडरी इंडो जैज ग्रुप शक्ति भी नॉमिनेटेड है। ये भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर का एक और उदाहरण है। हाँ, और सिद्धांत भाटिया का प्रोजेक्ट साउंड्स ऑफ कुंभ और चारू सूरी भी इस लिस्ट में है। ये दिखाता है कि भारत की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के साथ साथ उसकी सांस्कृतिक छाप भी गहरी हो रही है। तो इन सभी स्रोतों को देखने के बाद क्या तस्वीर उभरती है? ऐसा लगता है कि दुनिया 2 पटरियों पर एक साथ चल रही है। 2 पटरियों पर? हाँ, एक पटरी पर हमें शक्ति का केंद्रीकरण दिखता है, बोर्ड ऑफ पीस जैसे लेन देन पर आधारित मॉडल दिखते हैं, और दूसरी पटरी पर भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं का उदय है, जो न केवल आर्थिक स्थिरता बल्कि सामाजिक सुधार और तकनीकी आत्मनिर्भरता पर भी जोर दे रही हैं। बिल्कुल। भारत की यह कोशिश कि वो वैश्विक उथल-पुथल के बीच हाई ग्रोथ और कम मुद्रास्फीति का एक गोल्डीलॉक्स जोन हासिल कर ले। एक ऐसी शानदार स्थिति जहां विकास दर भी तेज हो और महंगाई भी काबू में रहे। हाँ, शायद आने वाले दशक की सबसे बड़ी कहानी यही होगी। बिल्कुल। और इन रिपोर्ट्स के आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प बात कही गई है कि भविष्य की नींव ऊपर अंतरिक्ष स्टेशनों में और नीचे धरती पर संसद और अदालतों में रखी जा रही है। ये हमें एक अहम सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देता है। आने वाले समय को कौन ज्यादा प्रभावित करेगा? बोर्ड ऑफ पीस जैसी ऊपर से थोपी गई सत्ता संरचनाएं, या फिर भारत जैसे देशों में हो रहे जमीनी स्तर के आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी बदलाव? एक बहुत बड़ा सवाल है। शायद अगले 24 घंटे नई दिल्ली में वित्त मंत्री के बजट भाषण से लेकर मेलबोर्न में टेनिस ट्रॉफी उठाए जाने तक हमें इसका पहला संकेत दे देंगे। कोई पार्ट अच्छा लगा हो कमेंट में बता देना, और कौन सी बुक या कौन सा टॉपिक नेक्स्ट देखना चाहते हो वो भी लिख देना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।